हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआईसीएस। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे द हिंदू में आया है। जैसे हमें सभी को पता है कि अभी इंडिया में साइक्लोन का सीज़न चल रहा है। राइट, दैट इज एट प्रेजेंट देखा जाए तो साइक्लोन मोंथा आया हुआ है जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ एंड देन वो अभी लैंडफॉल हुआ है उसका आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में, मेजरली आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो जब भी लैंडफॉल होता है तो साइक्लोन तो भले ही ख़त्म हो जाता है बट उसका लैंड पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसके चलते कई सारा लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाता है, बट थैंकफुली वी आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया में साइक्लोन आया है। इंडिया इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि हर साल अक्टूबर से नवंबर मंथ में 10 से 12 साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं। तो इंडिया उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता है जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। तो जो भी हमारे कोस्टल रीजन है उनको बहुत अच्छे से हम रेडी रखते हैं कि कभी भी साइक्लोन आता है तो हमारे ह्यूमन लाइफ को लॉस नहीं होना चाहिए, बट इवन दो लाइवलीहुड लॉस होता है। फॉर एग्जांपल फिशरमैन लाइवलीहुड है और जो भी कोस्टल कम्युनिटी पे अदर टाइप के लाइवलीहुड्स होते हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ें समझेंगे दैट व्हाई बे ऑफ बंगाल इज हैविंग अ साइक्लोन लेगेसी। हर साल बे ऑफ बंगाल में ही क्यों साइक्लोन आता है, इतना ज़्यादा क्यों आता है, व्हाट इज़ द यूनिक टोपोग्राफी ऑफ बे ऑफ बंगाल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एट हाउ इट एक्चुअली फॉर्म, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द साइक्लोन, तो उसको हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये जो साइक्लोन मोंथा था, हु नेम दीज साइक्लोन्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया जिसके अंदर साइक्लोन का नेमिंग स्टार्ट होता है, एंड देन फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एंड एट द एंड कि हमारे वे फॉरवर्ड क्या है। आई मीन हम काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंट है बट वी देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि हम उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम समझेंगे, बट उससे पहले हम एग्जाम रिलेवेंस देख लेते हैं। तो ये दो पेपर में हमारे लिए हाईली रिलेवेंट है। जैसे पहला है GS1, दैट इज ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमारा साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसके अंदर हमें एनसीईआरटी में फॉर्मेशन बताया गया है, उसका पैटर्न बताया गया और डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लाइमेट हैजर्ड एंड कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सवाल पूछा गया है बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी, कि दोनों में साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, बट वाई बे ऑफ बंगाल का ऐसा यूनिक टोपोग्राफी क्या है जो वहाँ पे ज़्यादा होता है एंड अरेबियन सी में उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर है GS पेपर 3, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट में, एज अ साइक्लोन इज अ डिजास्टर, तो डिजास्टर से हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारा मिटिगेशन क्या है, हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे IMD का रोल आ जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, कि ये साइक्लोन को इम्पैक्ट कम करने के लिए। एंड देन क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि साइक्लोन का फिनोमेना ज़्यादा हो गया, उसकी इंटेंसिटी भी और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई बे ऑफ बंगाल, क्यों बे ऑफ बंगाल, क्यों कॉलोनियल लेगेसी कैरी करता है। तो बे ऑफ बंगाल में अगर हम देखते हैं तो मेजर रीजन तो चलो क्लाइमेट चेंज है ही, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि वो सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो वंस वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। और जब लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है तो वो हाई प्रेशर की विंड्स को अट्रैक्ट करने लगता है। ये हम साइक्लोन फॉर्मेशन में भी समझेंगे, बट अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक लो प्रेशर जोन डेवलप हो गया, तो ये क्या करेगा, ये हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये गर्म रीजन है, दिस इज वार्म रीजन और दिस इज कोल्ड रीजन। तो गर्म रीजन क्या करता है, ठंडी हवा को अट्रैक्ट करने लग जाता है और फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन कि बे ऑफ बंगाल में ये है। अब ये तो चलो ठीक है, अरेबियन सी में भी ये है, सो दिस कैन नॉट बी द एक्चुअल रीजन कि व्हाई बे ऑफ बंगाल इज स्पेशल। दिस इज द रीजन कि साइक्लोन होता है। नाउ व्हाई दिस इज स्पेशल, इसके दो मेजर रीजन है। पहला क्या है, एक है वर्टिकल विंड शीयर, शीयर का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग। वर्टिकल विंड शीयर दैट मीन्स कि जब वार्म एयर, हमें ये पता है, वी नो द जोग्राफिकल फिनोमेना दैट वार्म एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर डेंसेस। तो जब वार्म एयर राइज होती है तो उसको वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। अब ये वर्टिकल विंड शीयर है, यानी कि अगर ये स्ट्रांग होगा, तो अगर ये स्ट्रांग राइज होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स कि वो साइक्लोन में नहीं बन पाएगा, वो तुरंत ही डिस्पर्स हो जाएगा। बट अगर ये स्लो राइज हो रहा है, सो दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूस सप्लाई मिलती जा रही है और वो साइक्लोन बनता जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है,
द फनल शेप कोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, ये एम्पलीफाई करता है इसको इम्पैक्ट को. नाउ व्हाट इज अ फनल शेप? जैसे हमें पता है, इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, दैट दिस इज हाउ द कोस्ट इंडिया, कोस्ट ईस्ट इंडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है. सो ये क्या है? दिस इज अ फनल शेप. ये फनल शेप है, मतलब बाकी का इंडिया इस तरीके से रहता है. ओके, तो ये जो शेप बन रहा है ना, दिस इज अ फनल शेप. तो ये फनल शेप में क्या होता है कि जब साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, लेट्स से यहाँ पे एक साइक्लोन फॉर्म हो गया, तो ये साइक्लोन को पुश किया जाता है टुवर्ड्स द फनल. ओके, फनल की तरफ वो पुश होता रहता है. तो जब ये पुश होता है तो इनके बीच में स्पेस कम होती है. जब ये स्पेस कम होती है तो ये राइज ज्यादा होने लग जाता है. तो ये सेकंड रीजन आ जाता है, दैट इज द फनल शेप. ज्योग्राफी है हमारा, जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, वो फनल शेप है, जो ये इम्पैक्ट को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है, यानी कि ये इंक्रीज करता है. ठीक है. इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में देखा जाए तो वहाँ पे 10 से 12 मेजर साइक्लोन्स होते हैं, जो हर अक्टूबर नवंबर में आता है. दैट मीन्स अभी जो है, जो सबसे डेडली, जिसको हम सुपर साइक्लोन कहा जाता है, वो दो टाइप के आए थे. पहला एक आया था 1977 में आंध्रा में, और फिर 1999 में उड़ीसा में आया था. यहाँ से हमारा कई सारा डेथ हुआ था, लाइवलीहुड गया था, लोगों की जानें भी गई थी. तो इससे हमने कई सारी चीज़ें सीखी, एंड फिर हमने एक प्रिपेयर्डनेस बनाया, राइट, कि हम ये चीज़ से प्रिपेयर्डनेस बनाते हैं कि हम इसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं. दैट इज़ द पोस्ट ट्रेजिडी हम बनाने लगे. फिर हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्टांस पे आने लग गए, राइट. तो हमने शेल्टर्स बनाने लग गए, हमने रिस्पांस फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने लग गए, हमने मॉक ड्रिल्स करने लगे. सो अल्टीमेटली नाउ वी आर एबल टू हैंडल द साइक्लोन्स, राइट. एट प्रेजेंट हमें साइक्लोन से उतना ज़्यादा इशू नहीं है जो पहले टाइप में इशू हुआ करता था, राइट. तो हमने साइक्लोन्स को हैंडल करना सीख लिया है. अब हम समझते हैं कि साइक्लोन को फॉर्मेशन कैसे होता है. तो इसके कंडीशंस है, 5 मेजर कंडीशन है. सबसे पहला है कि ये जो टेम्परेचर है, इट शुड बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, तो ही वो लो प्रेशर जोन बन पाएगा. फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, स्ट्रॉन्ग इवेपोरेशन होगा, लो प्रेशर जोन डेवलप होगा नियर द सरफेस. बट द फोरमोस्ट थिंग इज ये, अगर ये नहीं है तो ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पाएगी, राइट. ये दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी. थर्ड है कि जो वर्टिकल विंड शेयर है वो वीक होना चाहिए, इट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी वीक. एंड द लास्ट इज द कोरियोलिस फोर्स टू इंड्यूस रोटेशन. ठीक है. अब इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं. जैसे मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में 27 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन डेवलप हो गया. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओशन को वार्म कर दिया. अब जब ओशन वार्म हो गया तो ओशन में से इवेपोरेशन आने लग गया, भाप बनने लग गई. अब ये वार्म एयर है, सो वार्म एयर विल राइजेस. तो जब ये राइज होगा तो यहाँ पे एक खाली जगह रहेगी. तो वो खाली जगह क्या रहेगी, दैट मीन्स कि ये ओशन है, ओशन को वार्म हुआ, ये वार्म एयर राइज हो गई, तो ये सरफेस के वहां पे एक एम्प्टी स्पेस होगी. तो वो एम्प्टी स्पेस को कहा जाता है लो प्रेशर जोन, कि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा. दैट मीन्स ये गर्म हवा हो जाएगी, ये गर्म रीजन हो जाएगा. अब ये गर्म रीजन क्या करेगा, ठंडी हवा को चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा. नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, कि यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है कि जब ये चारों तरफ से विंड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो विंड सीधी नहीं जाती है. नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट है. द ट्विस्ट इज इन द नेम ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली कोरियोलिस फोर्स मींस, कि जैसे अगर हम समझते हैं कि लेट्स से कि आप जैसे ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे को थंब से थर्ड फिंगर की तरफ जाना है, तो आई कैन गो स्ट्रेट. यस, ऐसे सही रहेगा शायद. ओके, ऐसे सही रहेगा. मेरे को थंब से थर्ड फिंगर की तरफ जाना है, सो आई कैन गो स्ट्रेट. मैं ऐसे स्ट्रेट जा सकता हूँ. जब ये स्टेशनरी है, ठीक है, जब ये स्टेशनरी है, मैं बिना देखे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगा. बट मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से ये रोटेट होने लग गया है, मैं वही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये रोटेट हो रहा है, और मैं कहाँ पहुँच गया, मैं फर्स्ट फिंगर पे पहुँच गया. अगेन समझते हैं कि जब ये स्टेशनरी है, मेरे को थंब से थर्ड फिंगर पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है, जब ये स्टेशनरी है. बट अगर ये रोटेट हो रहा है तो मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं किस पे पहुंच गया, मैं फर्स्ट फिंगर पे पहुंच गया. मेरे को पहुंचना किस पे था, सेकंड फिंगर पे पहुंचना था.
तो व्हाट डज दिस एक्सप्लेन कि जब ये स्टेशनरी है, हम सीधा जा रहे हैं तो हम वो जगह पे पहुंच सकते हैं, बट अगर हम वही सीधा जाके ये रोटेशन पे जा रहे हैं तो हम डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो दिस डिफ्लेक्शन इज कोरियोलिस फोर्स। कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट होता रहता है। तभी तो फ्लाइट मतलब पायलट का काम क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, अर्थ इज नेवर स्टॉपिंग। तो अगर हमें एक जगह से ये ए से बी पे जाना है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा जब ये स्टेशनरी है। बट अगर ये रोटेट हो रहा है तो मैं सीधा जा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पे पहुंच गया। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। आई मीन जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ से दुबई के लिए उड़े हो, बट आप पहुंच गए अफ्रीका, क्यों? बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग। तो सेम चीज होती है कि जब एयर ट्रैवल करती है तो एयर भी रोटेट होने लग जाती है, राइट? सॉरी, एयर डिफ्लेक्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग। तो जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात की गई है, तो जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, इस तरीके से इतना डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया। लेट्स से अगर यहाँ से एक और विंड आ रही थी, यहाँ से भी वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो जब ये डिफ्लेक्शन आता है, तो ये डिफ्लेक्शन क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है। सो दिस सर्कुलर मोशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जा रहा है, ठीक है? तो वहां पे इवेपोरेशन होने लग जाता है, तो वार्म एयर राइजेस। तो जब वो राइज होता है तो नीचे एक जोन बन जाता है, दैट जोन इज नोन एज लो प्रेशर जोन। अब ये लो प्रेशर जोन क्या करेगी? चारों तरफ से हाई प्रेशर की जोन को, हाई प्रेशर की विंड्स को, यानी कि ठंडी हवा को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो जब ये अट्रैक्ट करेगी, सो अर्थ इज रोटेटिंग, तो अट्रैक्ट करेगी तो ये डिफ्लेक्ट होते जाएंगी। मतलब ये विंड जैसे सीधी आनी थी, बट ये सीधी ना होकर ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये डिफ्लेक्ट हो गई तो इसके अंदर एक सर्कुलर मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सर्कुलर मोशन फिर वार्म एयर के साथ राइज करने लगेगा। और ये वार्म एयर के साथ जब ये राइज करेगा तो ये एक साइक्लोन का फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसके सेंटर में होगी आई ऑफ द साइक्लोन, और सराउंडिंग में इस तरीके से क्लाउड्स बाहर निकलते रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ द साइक्लोन हैज बीन फॉर्म। ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेंटर में आ जाती है आई, जो सबसे काम रहता है, स्काइज क्लियर रहती है, और लो प्रेशर जोन होता है, लोएस्ट प्रेशर जोन हो जाता है। फिर सराउंडिंग में हो जाती है आई वॉल्स, जिसमें विंड थोड़ी सी स्ट्रांग रहती है, एंड रेनफॉल आर द हैवीएस्ट। और फिर आ जाता है स्पाइरल रेन बैंड्स, राइट? जैसे अगर आप ये इमेज में अगर समझते हैं, यस, इसके अंदर बताया गया है। सो ये जो सेंटर है, दिस सेंटर इज नोन एज आई, ठीक है? ये सबसे काम रीजन हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज आई वॉल्स। ये आई वॉल्स हो गई है, और ये जो ऐसे ग्रो हो रहा है वो है स्पाइरल रेन बैंड्स, जो ऐसे करके बाहर निकलता है, राइट? एंड फिर आ जाता है आउटफ्लो, दिस इज एन आउटफ्लो रह जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा आउटवर्ड की तरफ ये स्प्रेड होता है, इस तरीके से साइक्लोन मूव होता है। ये साइक्लोन मूव होता है फ्रॉम लैंड टू, सॉरी, फ्रॉम ओशन टू लैंड। फिर जैसे ही वो लैंड पे पहुंचता है, वो मॉइस्चर जो इसको ओशन से मिल रहा था वो कट ऑफ हो जाता है, एंड देन वो फिर साइक्लोन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जब वो लैंडफॉल होता है तभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश करता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स करती है, और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो अगर इसका हम की फीचर समझते हैं, तो की फीचर में क्या है कि ये अप टू 300 किलोमीटर तक स्प्रेड हो जाता है। ओके, ये अप टू 200 टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है इसकी, ठीक है? प्रेशर ग्रेडियंट्स देखा जाए तो ये थोड़ा स्टीप होता है, एंड ये धीरे धीरे ड्रॉप होता रहता है शार्पली फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ, राइट? पहले वो स्टीप रहेगा, लो से फिर हाई की तरफ जाता रहता है। और रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड क्लॉकवाइज होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर, कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका रोटेशन हो जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज, ठीक है? और जो इसकी एनर्जी सोर्स है दैट इज द लेटेंट हीट,
जो रिलीज की जाती है कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि मॉइस्चर से है, मॉइस्चर से कट ऑफ होते ही साइक्लोन खत्म। ठीक है, इसकी टिपिकली लाइफ स्पैन होती है 5 से 10 दिन तक। ये वीक होता रहता है जब वो लैंडफॉल पे आता है। सो जैसे ही लैंडफॉल पे आएगा ये वीक होना लग जाएगा। तो ये चीज, ठीक है। अब ये साइक्लोन का नेमिंग फिनोमेना समझते हैं कि सबसे पहली बात है कि साइक्लोन को नाम दिया क्यों जाता है। मेजर रीजन यही है कि एक पब्लिक कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, डिजास्टर के लिए हम अलर्ट जारी कर सके, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई सारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं कि अभी भी साइक्लोन आ रहा है, ये भी साइक्लोन आ रहा है, तो उसके चलते उसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, और ये सिर्फ एक कंट्री पे नहीं है ना, तो कई सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो ये नेम कौन किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स के थ्रू ये मैनेज किया जाता है फॉर द नॉर्थ इंडियन ओशन। जो नेमिंग फिनोमेना है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय आईएमडी न्यू दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली है, वो इसको करता है फॉर नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए। ठीक है, अब ये नेम चूज कैसे किए जाते हैं कि हर मेंबर जो है एक लिस्ट देता है नेम्स की। ठीक है, मेंबर इन द सेंस कि ये पहले 8 मेंबर थे, अब 13 मेंबर हो गए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, येमेन, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम्स है वो सिक्वेंशियली यूज करते हैं फ्रॉम द लिस्ट, एंड जो सेम नेम है वो रीयूज नहीं किया जा सकता। इट इज़ रीट्राइड, अगर कोई भी साइक्लोन ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया गया है तो उसको रीयूज़ किया जाता है। बट जैसे मोन्था तो एक बड़ा साइक्लोन है, तो अब इसको वापस यूज़ नहीं किया जाएगा, बाकी के नेम्स यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ये साइक्लोन का नेमिंग फिनोमेना चलता है। ओके, अब साइक्लोन के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या रहती है, जैसे इंडिया ने अभी तक क्या सीखा है। ओके, तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है दैट, जिसके अंदर एक नोडल एजेंसी है दैट इज आईएमडी, जो फोरकास्ट करता है, वार्निंग्स देता है। इसको कोऑर्डिनेशन किया जाता है बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और जो हमारा रिस्पांस है दैट इज फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके अलावा हमारी कुछ सपोर्ट एजेंसीज भी है, लाइक इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, लोकल पुलिस है, एंड वॉल्टियर्स है। तो ये सब मिलके इस पे काम करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी प्रिपेयर्डनेस मेजर है कि हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग करते हैं, एक रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम हमारी जो इनसेट सीरीज है सैटेलाइट की, वहाँ से हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो यूज़ दी कोस्टल डोपलर रेडार्स, की जो अर्ली डिटेक्शन के लिए कोस्टल एरियाज में हम लगाए जाते हैं। हम मॉक ड्रिल्स करते हैं, कम्युनिटी में अवेयरनेस लेके आते हैं, साइक्लोन शेल्टर्स बनाए, एम्बैकमेंट्स बनाए, मैंग्रोव प्लांटेशन, जो उड़ीसा मॉडल हमने फॉलो किया है। उड़ीसा मॉडल में बताया गया कि जितना ज़्यादा आप मैंग्रोव्स लाओगे उतना ज़्यादा साइक्लोन का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। मतलब साइक्लोन तो आएगा ही, बट उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए लैंड पे वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो मैंग्रोव्स आर नोन एज द शॉक एब्जॉर्बर्स, कि जो भी शॉक आते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो लैंड तक जाने नहीं दे रहे, ऐसा। ठीक है, फिर इसके अलावा जो हमारी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स है कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अच्छे से डेवलप किया, कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम ट्रैक करते हैं इंटेंसिटी और हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऐप्स भी बनाए गए हैं, लाइक सचेत है, भुवन है, भुवन हज़ार्ड है, एनडीएमए इंडिया है, राइट। कोई ट्राई करके देखना इसमें से डाउनलोड करके। फिर जीआईएस मैपिंग है, क्राउड सोर्स रिपोर्ट है जो हम इम्प्रूव करते हैं फॉर द लास्ट माइल कम्युनिकेशन, एंड देन उसका आउटकम यही है कि साइक्लोन से रिलेटेड हमारी डेथ्स बहुत कम हो गई है। पहले डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, लाइक फॉर एग्जांपल 10,000 से हम अब 100, तो इन लेस देन 100 इन द रीसेंट ईयर्स। सो हमने कई सारी चीज़ें इम्प्रूव करी है, बट द पॉइंट इज़ कि हम लाइवलीहुड्स अभी तक नहीं बचा पा रहे हैं, लोगों का काम नहीं बचा पा रहे, वो एक चैलेंज है। बट ओवरऑल हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम रिस्पॉन्स टू रिजिलियंस, कि हम पहले रिएक्ट करते थे, अब हम प्रोएक्टिव हो गए, यानी कि वी आर रेडी कि जैसे साइक्लोन आएगा, ओके वी हैव दिस मैकेनिज्म रेडी, तो वो फिर अप्लाई होने लग जाए। ठीक है, तो ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ही ली है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट मेजर यही है, ह्यूमन एंड लाइवलीहुड लॉसेस, कि ह्यूमन डेथ्स तो हमने रिड्यूस करी गई है, बट लाइवलीहुड्स अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। लाइक फिशर फॉक है, फार्मर्स है, इनफॉर्मल वर्कर्स है, इन पे काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। लोग डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, और एजुकेशन डिस्टर्ब हो जा रहा है बच्चों का। फिर उसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है कई सारे एरिया में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर साइक्लोन मोन्था की बात करें तो उसने विशाखापट्टनम में कई सारा फ्लडिंग कर दिया है, रोड और ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है।
तो ये एक मेजर इशू आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर लाइक स्टैंडिंग क्रॉप जो है, लाइक पैडी है, कोकोनट है, बनाना है, ये सबमर्ज हो चुके हैं। कुछ तो बह भी गए हैं। ठीक है, कई सारे एनिमल्स और पोल्ट्री का लॉस हुआ है। फूड सप्लाई शॉक्स आ सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हर साल हमारा 30 से 40 हज़ार करोड़ का लॉस हो रहा है एट प्रेजेंट साइक्लोन से, राइट, एवरेज अगर हमने निकाला है तो। इससे फिजिकल बर्डन ज़्यादा आ रहा है ऑन कोस्टल स्टेट्स लाइक ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इसके अलावा दे आर सर्टेन हिडन कॉस्ट, हिडन लॉस हमारा ये है कि वुमेन जो है वो ग्रेटर चैलेंजेस फेस करते हैं आफ्टर डिज़ास्टर। उनके एसेट लूज हो जा रहे हैं, सेफ्टी लूज हो जा रहा है, जो अनपेड लेबर है, वो अनपेड केयर बर्डन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होना लग जा रहा है। तो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्टर को ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। तो वे फॉरवर्ड इज़ वेरी सिंपल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहला है कि हमें कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना है, लाइक हम साइक्लोन रिजिलेंट हाउसिंग बनाओ अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना एनडीएमए गाइडलाइंस के अंडर। क्लाइमेट रिजिलियंट पोर्ट्स, पावर लाइंस और फ्लड ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। हमें हमारा रिस्पॉन्स फंड्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाइक मैंग्रोव्स एंड कोस्टल वेटलैंड्स बनाना है। दीज आर नोन एज द नेशनल बफर्स और द शॉक एब्जॉर्बर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बैन करनी है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में। और इसके अलावा हमें कोरल रीफ कंजर्वेशन लेके आना है फॉर शोर लाइन्स के लिए, ताकि ये और ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, एआई का और ज़्यादा यूज़ करना है, दैट इज़ फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लास्ट माइल तक वार्निंग हमें देनी है फ्रॉम मोबाइल अलर्ट्स एंड कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए। हमें इंटीग्रेट करना है आईएमडी, एनडीएमए एंड पंचायत नेटवर्क्स को। इसके अलावा हमारे लाइवलीहुड्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि काफ़ी ज़्यादा हम फिशरीज़ पे डिपेंडेंट है, सॉल्ट फार्मर्स है और आर्टिसंस है, तो हमें उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। हमें इंश्योरेंस कवरेज देना है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रिस्क शेयरिंग मॉडल्स लेके आने हैं और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रहती है। इसके अंदर मेन जो था वो यही है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। सो आई होप आप लोग को वो क्लैरिटी मिल गई होगी। So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.